गुरुग्राम में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मामला पालम विहार इलाके का है। पिटाई की तस्वीरें वायरल हुई है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की उस युवक पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद में दोनों ने युवक पर हमला किया है। ये वारदात 6 मार्च की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुट गई है। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर मुंबई पुलिस से सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके साथ ही स्कॉर्पियो और इनोवा का सच भी सामने आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि अगर पुलिस ने एंटीलिया की साजिश रची तो इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या सचिन वाजे के अलावा कोई और भी इस साजिश में शामिल है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार बरामद होती है। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर समूचे देश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर में ये साजिश किसने रची, आखिर कौन है। सिक्योरिटी को चीरते हुए विस्फोटक से भरी कार अंबानी के घर तक पहुंचा दी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और एनआईए के हाथ 66 एनकाउंटर करने वाले मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर सचिन वाजे के गिरेबान तक पहुंचे हैं। आखिर क्यों और कैसे एनआईए को सचिन वाजे पर शक हुआ और सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत चल पड़ी है, हम इसका एक एक पहलू आपको समझाएंगे और इस केस की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार यानी 1 मार्च की देर रात गिरफ्तार किया था और अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने और उन्हें धमकी देने वाले मामले में एपीआई सचिन वाजे को शनिवार एनआईए ने अरेस्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि सचिन वाजे शनिवार को अरेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस ने एपीआई सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत उन्होंने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है और एनआईए द्वारा की गई अरेस्ट को इल्लीगल बताया है। एनआईए ने सचिन वाजे से घंटों पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन सचिन वाजे ने भी कहा कि इस कड़ी में साजिश का सिर्फ एक मोहरा है, इसमें कई पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे पर शक जाने की अहम वजह है वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल एंटीलिया केस में हुई। एक वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन था, दूसरी इनोवा कार जो सीसीटीवी में दिखाई दी है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर उनके पति की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार का भी सुराग मिल चुका है। इस इनोवा कार में स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बैठकर निकल गया था। ये इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटीलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंद नाके पर देखा गया था। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है
नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच CIU यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाझे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। NIA उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी NIA ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाझे के साथ रियाज काजी भी इस साजिश में शामिल है। NIA को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई थीं। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। तो वाजी साहब यहाँ पे आपके गए, यहाँ पे इंक्वायरी करके गए, आपका रजिस्टर लेके गए? हाँ, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो DVR लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था। वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया। सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। लेकिन सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद भी 2 सवाल अब भी अपनी जगह कायम हैं। पहला, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटीलिया केस से क्या रिश्ता है। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। सचिन वाझे एंटीलिया केस में क्यों रडार पर है? आखिर सचिन वाझे इतने चर्चित क्यों हो गए? आइए देखते हैं सचिन वाझे का पूरा बायोडेटा। सचिन वाझे ने 1990 में तब मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। उसी दौर ने मुंबई पुलिस को कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिए, जिनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंग्रे, प्रफुल्ल भोंसले और विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले थे। शुरुआती 13 से 14 सालों में ही सचिन वाझे ने करीब 66 एनकाउंटर किए। मुंबई पुलिस फोर्स में प्रदीप शर्मा को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन 2004 में मुंबई में हुए एक धमाके के सिलसिले में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बाद में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस की मौत के लिए तब 18 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें से एक सचिन वाझे थे। इन 18 पुलिस वालों पर मर्डर और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा। सभी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में सचिन वाझे समेत सभी जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद सचिन वाझे पुलिस फोर्स में लौटने की जद्दोजहद करते रहे, पर 2007 तक जब उन्हें वापस बहाल नहीं किया गया तो उसी साल उन्होंने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया, पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अगले साल सचिन वाझे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। हालांकि कभी वो शिवसेना के एक्टिव मेंबर नहीं रहे। 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहने के बाद जून 2020 में सचिन वाझे समेत उन सभी 18 पुलिस वालों को वापस बहाल कर लिया गया। उनकी बहाली के पीछे तर्क ये दिया गया कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुंबई पुलिस फोर्स में सख्त कमी आई है। बहुत से पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्स में लोगों की जरूरत है। इसके बाद सचिन वाझे को क्राइम ब्रांच की CIU यूनिट में बहाल कर दिया गया, लेकिन 16 साल के बाद वापस पुलिस फोर्स में आए सचिन वाझे महज 9 महीने के अंदर ही अब दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ने फिर से देश को डरा दिया है। जी हाँ, और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वायरस वापसी कर रहा है, क्या वायरस की फिर से वापसी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में, दिल्ली में और देश के अन्य दूसरे कई राज्यों में केस बढ़ रहे हैं, वो हालात की गंभीरता का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मसले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। हालात सुधरने लगे थे,
उम्मीदें बंध गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैक्सीन आई तो नई उम्मीदें लाई। अब तक लोग इस बात को गांठ बांध चुके थे कि मास्क ही खतरे को टालने का इकलौता जरिया है। ये बात समझ में आ चुकी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। हकीकत तो ये है कि कोरोना का कमबैक हो चुका है। कुछ राज्यों में जो ऐसे बढ़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। बीते 5 दिनों का ये ग्राफ देखिए और समझिए कि कैसे वायरस का नया खतरा सिर पर मंडरा रहा है। 11 मार्च को 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 12 मार्च को कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,800 के पार चला गया। 13 मार्च को कोरोना ग्राफ 25,000 को पार कर गया। वहीं 14 मार्च को 26,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 15 मार्च को करीब 24,500 नए मामले सामने आए। यानी कोरोना फिर से देश के सामने बड़ा संकट बनता जा रहा है। लिहाजा फिर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं। एक बार फिर वो तमाम प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल वर्चुअली मुलाकात करेंगे, जहां बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा होगी। केंद्र की चिंता यूं ही नहीं है। संक्रमण के आंकड़ों ने डराया है। हालात बेकाबू हुए हैं। कई जगह पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है तो कई जगहों पर इसके आसार नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिर से कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री कई बार अपील कर चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे। कोविड गया नहीं था, वायरस हमारे बीच में ही था और कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है जी। और वायरस इसी का इंतजार कर रहा था। और इसीलिए अगर हम देखें कई जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं। और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में कोरोना ग्राफ में बेतहाशा इजाफा देखा गया है, लेकिन सबसे विकट समस्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के सामने है। इन 5 राज्यों में देश के 78.41% नए केस मिल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां करीब 58% केस पाए जा रहे हैं। इस नई चुनौती ने टेंशन बढ़ा दी है। जरूरत है फिर से वही समर्पण, वही जोश दिखाने की और सतर्कता बरतने की, ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की नौबत न आए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात। राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है, फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई थी कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई। लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए। ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। और वही चूक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है। यहां कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 12 मार्च को 15,817 नए केस दर्ज किए गए। 13 मार्च को 15,602 नए मामले सामने आए। 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 तक पहुंच गया। हालांकि कल यानी सोमवार को फिर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और आंकड़ा
15,051 रहा। संक्रमण का ये ग्राफ उन 4 दिनों का है जो सबसे ज्यादा रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां 11 फरवरी को 24 घंटे में महज 652 केस मिले थे। अब 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजारों में घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। मुश्किलें बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुसीबत टालने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय बचा है। सरकार कह रही है कि कड़ाई बढ़ती जा रही है। कोविड गाइडलाइंस नहीं पालन करने के आरोप में करीब 20 लाख लोगों पर जुर्माना भी लग चुका है। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़क पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ढिलाई नहीं बरतें, मास्क लगाएं ताकि लॉकडाउन के हालात न बने। आणि म्हणून अशी कुठलीही कारण नाही की ज्यामुळे ताबडतोबीनं लॉकडाऊन करावं लागेल। पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं मास्क नाही या कारणाने आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले। इन सब के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जरूरत इन कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की है। साथ ही मार्केट में भीड़ कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद इसके बगैर नहीं की जा सकती। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ा तो संबंधित राज्य सरकारें अलर्ट हो गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कई ऐसे राज्य हैं जहां वायरस के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया गया है। दो T20 मैचों पर भी लागू होंगे। गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होने लगा है। कल राज्य में 24 घंटे में 890 मामले दर्ज किए गए। इसी खतरे को देखते हुए बगैर दर्शक मैच आयोजित करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। गुजरात सहमा है तो दिल्ली भी डर गई है। रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सोमवार को चौथे दिन राजधानी में संक्रमण का आंकड़ा 400 के नीचे आया। कल 24 घंटे में 368 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 2321 हो गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये 19 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। थोड़े बढ़े हैं केसेस। पहले 100 सवा 100 के करीब आ गए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से 400 सवा 400 है। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। 1, कभी 2, कभी 0, कभी 3 इसी रेंज में चल रही हैं। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। खौफ का आलम पंजाब में भी दिखने लगा है। वहां कैप्टन अमरिंदर सरकार ने एक बार फिर
बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगी, जबकि 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से होंगी। सरकार की कोशिश है कि पंजाब को इस संकट से उबारा जाए। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने 8 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। इंडोर कार्यक्रम में 100 और आउटडोर कार्यक्रम में 200 लोगों को रहने की ही इजाजत है। पंजाब में कल 1818 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे चिंताजनक हालत जालंधर की है। लुधियाना में भी संकट बरकरार है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहां कल 24 घंटे में 797 नए केस दर्ज किए गए। इस साल एक दिन में ये सबसे ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा है। पिछली बार की तरह इस बार भी इंदौर में कोरोना ने दोबारा तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। भोपाल में तो धारा 144 लगा दी गई है, यानी धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 10:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। आज अगर मामले बढ़ रहे हैं तो ये भी लोगों को पता है, सरकारों को भी पता है कि ये लोगों के कैजुअल बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लापरवाही करने के कारण बढ़ रहे हैं, और उसी को थोड़ा सा और सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने से सारी चीज़ों के अंदर बेहतरीन सुधार हो सकता है। लापरवाही से मुश्किल बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। अब देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ को पार करने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।